देखभाल आज सवेरे में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हमारे साथ हैं एक युवा नेता, युवा ब्रिगेड के नेता नवीन जिंदल जी। नवीन जी, खासतौर पर अगर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करें और हरियाणा की बात करें, वहाँ पर आप ये लड़कियों की शिक्षा कैसे देखते हैं? मैंने ऐसा सुना है कि जो आपको संसद द्वारा जो वेतन मिलता है वो भी आप वहाँ उन बच्चियों की शिक्षा में दे देते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने, हमारी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और अलग अलग इंसेंटिव्स भी पढ़ाई के लिए जो है इंसेंटिव भी दे रहे हैं। हर महीने जो है 200 रुपये का इंसेंटिव भी मिलता है, जिससे कि परिवार को एक एनकरेजमेंट मिले कि हमें बच्चों को जरूर हमें पढ़ाना है। और एक ये कहावत है हमारे यहाँ हरियाणा में कि जब एक बेटी हमारी पढ़ती है तो उसे एक नहीं बल्कि दो परिवार उससे शिक्षित होते हैं, कि जो उसके माँ बाप का परिवार है वो, और जब ब्याह के जब बेटी जाती है अपने घर में तो उनका परिवार भी शिक्षित होता है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा के ऊपर हरियाणा में अब हमारी सरकार खास उसमें ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसके ऊपर हम देखेंगे कि बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। फीमेल फिटिसाइड की बात करेंगे तो हरियाणा का काफी नाम रहा इस मामले को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम चले, जागरूकता अभियान चले, बहुत कुछ समझाया गया। अब फिलहाल आप वहाँ किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं, खासकर अगर हम इसी की बात करें? देखिए समीना जी, जब हम इसके बारे में जब सुनते हैं, देखते हैं तो हमें भी बहुत इस बात का बहुत दुख होता है और इसके लिए काफ़ी प्रचार भी किया है, काफ़ी स्कीम्स भी हमारी सरकार ने निकाली हैं कि किस तरह से लोगों को एनकरेज किया जाए। बल्कि जब दूसरी बेटी होती है तो हम उसमें एक लाडली स्कीम भी चलाई है हरियाणा सरकार ने। तो इसमें काफ़ी प्रयास, सभी लोग इसमें मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो मैं तो हमेशा हर जगह जहाँ जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि बेटियाँ जो है घर के अंदर वो देवी का रूप होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं। और जहाँ पर बेटियों का हम सम्मान नहीं करेंगे उस घर में कभी भी लक्ष्मी का, देवी का वास नहीं हो सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि लड़के की आस में वो जो है करते रहते हैं और जब फिर उसके बाद वो इस तरह के कदम उठाते हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस तरह का कभी भी कोई भी जो है कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। इसके लिए हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस पे हम लोगों को निरंतर अवेयरनेस करते रहें। फर्क आया है जी, बिल्कुल हरियाणा के बरंदाज। अब अगर आपके थोड़े से लाइटर मोमेंट्स की तरफ चलें, बचपन की तरफ आपको ले चलनी है। बचपन बड़ा यादगार बचपन होता है, छोटी छोटी सी बातें याद होती हैं। ऐसी कोई खट्टी मीठी शरारतें जो अब आपको याद आती हो? आपने कहा इतनी बातें इतनी होती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसको इतना अभी कोई ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन बचपन मेरा हिसार में भी था और उस समय ना तो टीवी होता था, कंप्यूटर की तो आप बातें छोड़ दें, तो हम तो सारे दिन जो है बाहर धूप में खेलते रहते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, कभी पाँव में जो है कांटा लग जाता था, कभी हम चिड़िया पकड़ते थे, कभी चिड़ियों के अंडे देखते थे, अलग अलग चिड़ियों के किस तरह के अंडे होते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादातर जो है आउटडोर्स, और मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो बचपन से घुड़सवारी का, मुझे जानवरों का बहुत शौक था। कभी कबूतर मैं पालता था, तो मेरे पास करीब 100-125 सफेद रंग बिरंगे कबूतर थे और मैं एक एक कबूतर को मैं नाम से मतलब जानता था, एक एक को पहचानता था। तो बाद में जो है मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो गए क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। मैं तो वहाँ पे जाकर कबूतरों के बीच में जाकर बैठ जाता था, उनके जोड़े बनाता रहता था, उन्हें बुलाता रहता था। तो बाद में मुझे बहुत समझा बुझा करके कबूतरों को फिर वहाँ से हटवाया। जैसे आपने अभी घुड़सवारी की बात की थी, कहीं हमने पढ़ा था कि जब आपका 6th जो आपका बर्थडे प्रेजेंट था वो एक बहुत शानदार नस्ल का एक घोड़ा आपको आपके पिताजी ने दिया था और मेरे ख्याल से तभी शायद आपका पोलो की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा और फिर आपने एक अच्छा खासा मकाम वहाँ बनाया। जी, मेरे पिताजी को खुद भी शौक था, तो उन्होंने उस समय कहा जरूर होगा कि मेरे लिए आ रहा है। लेकिन सवारी अक्सर वो ही करते थे, तो मैं बचपन से देखता था कि वो सुबह जो है घोड़े पे बैठ करके घूमने के लिए जाते थे और जब वो वापस आ जाते थे तो कभी कभी मैं भी उसके ऊपर फिर मैं बैठ जाता था। तो बचपन से मुझे बहुत लगाव रहा। लेकिन जब मैं दिल्ली आया
तो मैं खाली घुड़सवारी तो करता था, लेकिन मैंने देखा लोगों को यहाँ पोलो खेलते हुए, तो मैंने भी ट्राई किया। तो मैंने ट्राई किया, उसमें इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, तो फिर उसमें जो है काफ़ी साल मुझे पोलो खेलने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि खेल तो मैंने बहुत खेले हैं, लेकिन जब घुड़सवारी पोलो खेलते हैं तो उसमें इतना कुछ हो रहा होता है कि और कुछ उसमें मालूम नहीं होता। जब शूटिंग कर रहा होता तब कोई ना कोई ख्याल दिमाग में आ जाता है, लेकिन जब पोलो खेल रहे होते हैं इतना कुछ हो रहा होता है, इतनी स्पीड में इतना कुछ, उसमें और कुछ जिंदगी में क्या हो रहा है और कुछ गेम के बाहर कौन है कौन है कुछ नहीं पता लगता, वो सिर्फ गेम के अंदर आदमी का ध्यान रहता है। और पता नहीं क्यों पोलो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है, जो बैलेंस का काम है, कैसे लोग कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप इसमें माहिर हैं, ये आपकी भी खुशनसीबी और हमारी भी खुशनसीबी कि हम आपको रूबरू देख पा रहे हैं। कॉलेज टाइम की अगर हम आपकी बात करें, कॉलेज टाइम से ही आप पॉलिटिक्स में रहे और आपको आप प्रेसिडेंट भी वहां पर बने और फिर आपको स्टूडेंट लीडर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। तो एक तरह से अगर शुरुआत मैं कहूँ तो वहीं से हो गई थी राजनीति में आने की, लेकिन वो राजनीति और जो भारतीय राजनीति है, वहाँ के रंग और यहाँ के रंग दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या कहीं कुछ सिमिलैरिटी लगती है या फिर बिल्कुल ही एकदम नया रंग है? देखिए, पहले मैं कॉलेज मैंने फिर बैचलर्स जो है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की मैंने, और यहाँ पर तो मुझे हिम्मत नहीं होती चुनाव लड़ने की, लेकिन अमेरिका जाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में मैं पढ़ा, और वहाँ पर जो है मैंने पहले सेनेटर का चुनाव लड़ा, तो बहुत आराम से मैं जीत गया। उसके बाद चुनाव लड़ा हमने वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का, तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। तो मैंने तो कैंपेनिंग जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग करते नहीं थे, तो मैं थोड़ी ज़्यादा कैंपेनिंग की, क्योंकि मुझे डर था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो जब रिजल्ट आए तो मेरे साथ जो प्रेसिडेंट के लड़ रहे थे उन्हें तो वोट मिले 500, मुझे मिले 750, तो मुझे उनसे जो है 1.5 गुना मुझे वोट मिले, और थोड़े दिनों में जब वो ग्रेजुएट हो गए तो मैं फिर प्रेसिडेंट बन गया। तो वहाँ पर जो है काम करने में बहुत मुझे अच्छा लगा, और लोग बाग जो है बहुत खुले दिमाग के, ओपन माइंडेड लोग हैं, उन्होंने मुझे हर चीज जो भी मैं करना चाहता था मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। और फिर मुझे जब ये स्टूडेंट लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला तो मुझे बहुत मुझे अचरज हुआ, क्योंकि मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो जो अवार्ड सेरेमनी जब चल रही थी, तो जब उन्होंने अलग अलग अवार्ड दिए, तो एक बार मन में जरूर बात आई कि लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा अवार्ड था जब उन्होंने बताना शुरू किया उसके बारे में कि इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने ये किया। तब तक उन्होंने नाम नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि तो हो सकता है मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने नाम लिया, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव वहाँ पे रहा, जो वहाँ से सीखने को मिला। तो वो जो है मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो मेरी ये कोशिश है कि जो मैं सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ, मैं पहले अपने सपनों का कुरुक्षेत्र बनाऊं, वहाँ पर लोगों को जो है सभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिलवाएं। शिक्षा के स्तर में सबसे अच्छा होना चाहिए कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है, वहाँ पर सभी नौजवानों के पास रोजगार होना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है, और मुझे जनता का और हमारी पार्टी के सभी लीडर्स का, सभी का मुझे बहुत सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे हासिल करके। अब की जो आपने इलेक्शन लड़ा, इसमें जो एक बहुत मुद्दा सुनने में आया था, जिसमें आपका था विदाउट करप्शन, और क्लीन एनवायरनमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, लेकिन जो करप्शन का मुद्दा है ये गाहे बगाहे बड़ा चर्चा में रहता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग जो राजनीति में आते हैं वो गलत उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में आते हैं। लोग तो बेइज्जती है कि सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन अगर वो इसको एक माध्यम बना लें पैसा कमाने का, और वो भी भ्रष्टाचार के द्वारा, करप्शन के द्वारा पैसा बनाने का अगर उसको जरिया बना दें, तो इस बात से जो है मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी करप्शन है। तो इसको जो है इसको ठीक करने के लिए से हमारी सरकार ने जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो लोगों को दिया है, कि जिससे सरकारी काम काजों में और ज्यादा पारदर्शिता आए, इससे मैं समझता हूँ कि काफी मदद मिलेगी। और जिस तरह का आज नेतृत्व है हमारे देश में, जिस तरह का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दे रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी दे रही हैं, तो उससे लोगों को एक प्रेरणा मिली है
कि सार्वजनिक जीवन के अंदर हम बहुत ईमानदारी से काम करें, लोगों की सेवा के भाव से काम करें, और जो सरकार में समय समय पर जो बातें उठती रहती हैं, अभी जैसे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के उठी हुई है, अभी जो 2G के बारे में उठ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन क्योंकि अभी इन बातों में इंक्वायरी चल रही है, तो मेरा अभी कुछ इस पे कहना मैं ठीक नहीं बनता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे प्यारा रिश्ते पे बात की जाए, माँ। आपकी माँ को फिलहाल फोर्ब्स मैगजीन की सबसे अमीर माँ दुनिया की कहा गया, और दूसरी तरफ स्त्री सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो आज जो नवीन जिंदल हमारे सामने बैठे हैं, उसमें माँ का कंट्रीब्यूशन कितना दिखता है? माँ का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है उसमें, क्योंकि बचपन से हमें पाला पोसा, माँ ने ही पाला पोसा, क्योंकि पिताजी हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहते थे, घर से बाहर ज़्यादा रहते थे, तो जो भी हमारे में संस्कार हैं वो माँ के दिए हुए हैं। माँ ही हमें जो है गीता के बारे में पढ़ाती थी, रामायण भी हमें की स्टोरी भी हमें सुनाती थी, हम ठीक से पढ़े लिखे वो भी जो है माँ ही इंश्योर करती थी। एक स्ट्रिक्ट होकर के हमें जो डिसिप्लिन भी माने किया, तो जो भी हैं हम, मैं तो समझता हूँ कि उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है, और वो खुद इतनी सादगी भरी में कि आप उनसे मिलेंगे तो आपने हिंदुस्तान की दुनिया, आप कहेंगे किसी छोटे से गांव की भी वो जो है कि अमीर महिला नहीं कह सकेंगे, और सभी लोगों को, वो सभी को इतना प्यार देती हैं, इतने सरल स्वभाव की हैं, तो लोग बाग जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी मुझसे ज्यादा उनसे मिलना चाहते हैं। सादा जीवन छेड़छाड़ वाली बात होगी। आपकी एक वो रिश्ता जो जिंदगी के बहुत करीब होता है, उस रिश्ते के बगैर एक मुकम्मल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा इशारा शालो जिंदल जी की तरफ है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी रही है, एक समाज सेविका भी हैं, बहुत से काम वो कर रही हैं, आपकी टाउनशिप में भी बहुत योगदान है उनका। मुलाकात कैसे हुई और कैसे आपने सोच लिया कि हाँ ये मेरे जीवन साथी बनने के लिए बिल्कुल ठीक है, ये शी इज द राइट चॉइस? पहली बात हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे, और उसके बाद फिर कहीं एक जगह और मिले, हमने बातचीत की, और उसके बाद जो है हमारी शादी हो गई। 1 महीने तक हमारी सगाई रही, फिर शादी हो गई, और अब 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और इन 15 सालों में हमारा रिश्ता जो है और अधिक मजबूत हुआ है, और वो भी अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हैं। जैसे अपने कुचिपुड़ी, तो उसमें बहुत उनकी मेहनत लगती है। आज काश उनका भी था आने का प्रोग्राम, लेकिन उनको कोई व्यस्तता हो गई तो वो नहीं आ सकी, तो वो जो है हर रोज करीब 2 घंटे 2.5 घंटे अपनी डांस की प्रैक्टिस करती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, और जो अलग अलग फाउंडेशंस के साथ में फ्लैग फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं, और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी काम आदमी अकेला सोचे कि अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो टीम वर्क होता है। तो टीम की जो मेरी टीम की वो एक अहम हिस्सा है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो बहुत सी बार आती हैं, लेडीज को मिलना करना, मुझे राय देना, तो इसलिए हर जगह जो है आदमी जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें शालू का जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें उनका भी एक बहुत कई बार लोग तो कोई चीज अच्छा बोल लेते हैं, सपोज किसी इंटरव्यू को देखेंगे तो लोग जिससे बात करता हो तो सब अच्छा बताते हैं, लेकिन कमियां जो है वो बताती है कि यहाँ पे ये गलत किया, यहाँ पे ये गलत बोले, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हमेशा बोलती कि मैं आपको हमेशा धरती पे वापस लेके आती रहूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में आपका अपना एक क्रिटिक हो तो बहुत सारी गलतियां घर ही से पता लग जाती हैं। ये कहावत है कि निंदक मेरे राखिए, तो उनके होते हुए मुझे और निंदकों की आवश्यकता कमी पड़ती है। लाइव परफॉर्मेंस देखी है आपने उनकी? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखूं। बहुत अच्छी बात। उनकी लाइव परफॉर्मेंस देख करके मुझे भी बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। और बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते हैं अपने अपने बिजी वक्त में? बच्चों के लिए समय में निकालता हूँ, और अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का जन्म दिवस था, तो उसमें हम पुरानी फोटोज देख रहे थे, तो मुझे देख करके मुझे थोड़ा दुख ये हुआ कि जितना समय बिताना चाहिए था जब वो बच्चे छोटे थे, तो उतना समय मैंने नहीं बिताया, और अब जब मैं चाहता हूँ समय बिताना तो बच्चे जो है इतने बिजी हो गए अपने स्कूल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो भी बहुत बिजी हो गए। तो इसलिए ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सभी माँ बापों को जो कि इनके छोटे बच्चे हैं,
कि हमें बहुत समय जो है अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि वो समय जो चला जाएगा तो वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।